हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था वन वे स्लैब। तो वन वे स्लैब के बारे में हम देख रहे थे। इसमें हमने वन वे स्लैब की डेफिनेशन देखी, वन वे स्लैब के बारे में देखा हमने। कौन कौन सी स्टील वन वे स्लैब में डलती है वो हमने देख लिया पार्ट वन में। आज हम पार्ट टू में देखेंगे टू वे स्लैब की डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में टू वे स्लैब के बारे में कुछ ही चीज़ें करेंगे। इसके बाद हम टू वे स्लैब का चैप्टर करेंगे, उसमें इसको काफ़ी डिटेल से हम देखेंगे कि टू वे स्लैब हमारे पास क्या होता है। तो आज हम बात करते हैं टू वे स्लैब्स के बारे में। तो पार्ट टू है हमारे पास वन वे स्लैब का। तो इसमें हम टू वे स्लैब के बारे में जानेंगे, टू वे स्लैब क्या होता है। When ratio of longer span to shorter span of slab supports on four sides is less than 2, then it is known as the two way slab। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो रेशो हमारे पास है लॉन्ग स्पैन बाय शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन बाय शॉर्ट स्पैन का जो रेशो है वो हमारे पास लेस देन 2 है, तो हमारे पास टू वे स्लैब हमारे पास होता है। इन टू वे स्लैब्स द टोटल लोड इज डिवाइडेड ऑन बोथ द स्पैन्स। ठीक है, तो जो टोटल लोड होता है वो डिवाइड होता है बोथ स्पैन्स में। ठीक है, डिवाइडेड ऑन बोथ द स्पैन्स इंस्टेड ऑफ वन। ठीक है, एज इन केस ऑफ वन वे स्लैब। जैसे कि वन वे स्लैब में एक ही स्पैन पे लोड जो आता है, लेकिन इसमें डिवाइड होता है दो स्पैन में। Therefore the main reinforcement is provided on both the direction। ठीक है, तो इसमें जो मेन reinforcement हम डालते हैं बोथ डायरेक्शंस में डालते हैं। ठीक है, मेन reinforcement is provided in both the direction। उसमें एक ही डायरेक्शन में डालते थे लेकिन इसमें दो डायरेक्शन में डालते हैं। दैट मीन्स नो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम नहीं डालते, इसमें खाली मेन स्टील ही डालते हैं। प्रोवाइडिंग मेन स्टील अलॉन्ग बोथ स्पैन्स रिड्यूसेस द शेयर फोर्स। ठीक है, तो अगर हम बोथ स्पैन्स पे डालेंगे मेन स्टील को ही डालेंगे बोथ स्पैन्स में, वो क्या रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस द शेयर फोर्स। शेयर फोर्स को रिड्यूस करेगा, बेंडिंग को रिड्यूस करेगा, डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, स्लैब्स में। देयरफॉर रिजल्टिंग इन स्लैब्स ऑफ स्मॉलर थिकनेस विद लेस क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हम जो स्लैब बना सकते हैं, स्मॉलर थिकनेस के स्लैब को हम बना सकते हैं। अगर हमारे पास स्मॉलर स्लैब का थिकनेस होगी तो इसका मतलब हो गया कि जो क्वांटिटी ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट है, जो रीइंफोर्समेंट हमें लगेगी वो कम लगेगी। ठीक है, Hence two-way slabs are considered to be economical। तो hence इसको क्या माना जाता है, इकोनॉमिकल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टील कम लगी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कंपैरिजन बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो वन वे एंड टू वे स्लैब के बीच में कंपैरिजन हम देखने वाले हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे वन वे स्लैब है, यहाँ पे टू वे स्लैब है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है रेशो, रेशो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्ट स्पैन। तो ये हमने पहले ही देखा था कि वन वे स्लैब में जो इसका रेशो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के बराबर होता है, और टू वे स्लैब के लिए लेस देन 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंडिंग ऑफ स्लैब। अगर बेंडिंग की बात करें तो वन वे स्लैब में अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन। ठीक है, शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग हमारे पास बेंडिंग होती है वन वे स्लैब में, एंड टू वे स्लैब में जो बेंडिंग होती है अलॉन्ग बोथ द स्पैन्स। ठीक है, बोथ द स्पैन्स के अलॉन्ग हमारे पास बेंडिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मेन स्टील। मेन स्टील की बात करते हैं हम, तो ये प्रोवाइडेड होती है अलॉन्ग द शॉर्ट स्पैन। शॉर्ट स्पैन के अलॉन्ग हम मेन स्टील को डालते हैं, लेकिन इस टू वे स्लैब की अगर हम बात करते हैं प्रोवाइडेड अलॉन्ग द बोथ स्पैन। ठीक है, बोथ द स्पैन के अलॉन्ग हम मेन स्टील को डालते हैं, कि जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि मेन स्टील को ही इसमें डाला जाता है टू वे स्लैब में। इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं यूज की जाती। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील वन वे स्लैब में प्रोवाइडेड अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन। ठीक है, प्रोवाइडेड अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग हम डालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील वन वे स्लैब में, एंड अबोव द मेन स्टील, मेन स्टील के अबोव हम इसको डालते हैं। ठीक है,
लेकिन टू वे स्लैब की बात करें तो नो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज रिक्वायर्ड एंड द मेन स्टील इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग द बोथ स्पैन, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को हम नहीं यूज करते, इसमें मेन स्टील को ही हम डालते हैं, बोथ द स्पैन पे मेन स्टील को डाला जाता है। थिकनेस ऑफ द स्लैब की अगर हम बात करें तो वन वे स्लैब की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, टू वे स्लैब की कम होती है। अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड तो वन वे स्लैब में ज़्यादा लगती है, टू वे स्लैब में हमारे पास क्वांटिटी ऑफ स्टील कम लगती है। अगर हम कास्ट ऑफ स्लैब की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है तो इसका मतलब इसकी कास्ट भी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स वन वे स्लैब की जो कास्ट है वो ज़्यादा पड़ेगी और टू वे स्लैब के मुकाबले में वन वे की हमारे पास ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए जो टू वे स्लैब है वो इकोनॉमिकल में आ जाता है, मतलब इसमें कास्ट कम पड़ रही है तो ये इकोनॉमिक पड़ता है हमें, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, कंपैरिजन पता चल गया होगा वन वे और टू वे स्लैब के बीच में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें है IS 456-2000 स्पेसिफिकेशंस फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब्स। तो जो IS कोड है वो आपका इसमें यूज होता है IS 456-2000। तो इसकी हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे स्लैब के डिजाइन के लिए। तो ये स्पेसिफिकेशन आपको कोड में भी मिल जाएंगी, मैं आपको बता देता हूँ ये स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ जनरल डिजाइन कंसिडरेशंस हैं स्लैब के लिए। फर्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव स्पेन। अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव स्पेन की स्लैब के केस में तो इफेक्टिव स्पेन क्या है? प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिव स्पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कैलकुलेटिंग द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो जो इफेक्टिव स्पेन है वो हमें कैलकुलेट करना या पहले से पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमने ध्यान देना है इफेक्टिव स्पेन के बारे में। Bending moment varies as a square of effective length. Effective span for various and condition sporting conditions are as follows, ठीक है। तो कुछ स्पोर्टिंग कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्पैन होता है इफेक्टिव स्पैन वो हम लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर द सिंपली सपोर्टेड स्लैब। सिंपली सपोर्टेड स्लैब दैट मीन्स एक साइड सपोर्ट है दूसरी साइड भी स्लोप सपोर्ट है और ये हमारे पास स्लैब है। तो इस केस में हमारे पास इफेक्टिव स्पैन क्या होना चाहिए ये हम देख लेते हैं। फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स the effective span of a simply supported slab is taken as the least among, ठीक है। तो मतलब जो इन दोनों में से कम होगा वही हम लेते हैं इफेक्टिव स्पैन। फर्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। फर्स्ट आ गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सपोर्ट का वो हम लेते हैं। जैसे कि ये सपोर्ट है इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर का डिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ गया क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, ठीक है। क्लियर डिस्टेंस आ गया ये वाला सपोर्ट्स के बीच में क्लियर डिस्टेंस और हमारे पास क्या आ गया इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, जो इफेक्टिव डेप्थ है स्लैब की वो, ठीक है। क्लियर डिस्टेंस और इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। इनमें से इन दोनों में से जो भी जिसकी भी वैल्यू कम आएगी वो होगी हमारे पास इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सपोर्ट कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस स्लैब। कंटिन्यूअस स्लैब के केस की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस स्लैब इफ द विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज लेस देन, इसमें अगर कंटिन्यूअस स्लैब के केस में हमारे पास क्या होगा, अगर जो विड्थ है सपोर्ट की जो विड्थ है वो लेस देन 1/12 होगी, लेस देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, then the effective span shall be calculated by the following procedure, ठीक है। तो इस प्रोसीजर से कैलकुलेट करेंगे। इन केस द सपोर्ट्स आर वाइडर देन 1.12, अगर जो हमारे पास सपोर्ट्स है वाइडर देन है 1.12 ऑफ द क्लियर स्पैन or 600 mm whichever is less, then the effective span shall be taken as under, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पैन को हम इसके जो ये प्रोसीजर बताया इसके अकॉर्डिंग करेंगे।
For end span with one end fixed and the other end continuous or for intermediate spans, the effective span shall be the clear span between the spots. Second argument is end span with one end free and other continuous. The effective span may be taken equal to clear span plus half the effective depth of the slab or clear span plus half the width of the discontinuous spot whichever is less. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट कंडीशन है कैंटिलीवर स्पोर्ट. तो कैंटिलीवर स्पोर्ट में जो इफेक्टिव लेंथ होती है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर शैल बी टेकन एज इट्स लेंथ टू द फेस ऑफ द स्पोर्ट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ एक्सेप्ट वेयर इट फॉर्म्स द एंड ऑफ कंटिन्यूअस बीम्स with length to the center of the sport shall be taken. ठीक है. तो ये था हमारे पास कंसेप्ट इफेक्टिव स्पैन के बारे में. अभी जो हम इसके बाद जो कंसेप्ट देखेंगे वो होगा डिफ्लेक्शन कंट्रोल का कंसेप्ट होगा. हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल के बारे में. ठीक है. तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल इसमें हमारे पास मेन रोल प्ले करता है. तो इसको हम देखेंगे एज पर IS 456/2000 क्लास 23.21. ठीक है. तो इस क्लास में अगर हम देखेंगे इस कोड में तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल के बारे में वहां पे लिखा होगा द डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर और पार्ट देयरऑफ शैल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द अपीयरेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रक्चर और फिनिशेस और पार्टीशन. For slabs, the vertical deflection limits may be satisfied provided the span to depth ratios are not greater than the values obtained as below. First हमारे पास है for spans up to 10 meter, cantilever slab 7, simply supported slab 20, continuous slab 26. B हम बात करें for spans about 10 meter spans के लिए the value of A may be multiplied by जो A में values हमारे पास आएंगी, जो A पार्ट हमने किया, ये जो values हैं इसको हम multiply करेंगे किससे 10 by span in meters में. ठीक है. except for cantilevers in which calculations for deflection should be made. उसके बाद हम बात करते हैं सी पार्ट. डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड टाइप ऑफ स्टील फॉर टेंशन रिइंफोर्समेंट द वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी शैल बी मॉडिफाइड एज पर फिगर दिस. ठीक है. इस फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. तो ये फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे एक फिगर है. ये फिगर है परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट, ये है परसेंटेज कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट के लिए. ठीक है. तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको. इसमें हमारे पास यहाँ पे है रेशो ऑफ वेब विड्थ टू फ्लैंज विड्थ. ठीक है. ये वेब विड्थ और फ्लैंज विड्थ का रेशो ये हमारे पास ग्राफ है. उसके बाद यहाँ पे है सॉलिड स्लैब्स की बात करें. सॉलिड स्लैब्स for slabs spanning in two directions, the shorter of the two spans shall be used for calculating a span to effective depth ratios. Second, for special case of two-way slabs of small spans up to 3.5 meter with mild steel reinforcement, the short span to overall depth ratios given below may generally be assumed to satisfy vertical deflection limits without using the check for deflection control. For loading class up to 3000 Newton per meter square. For simply supported slab 35, continuous slab 40. ठीक है. बट फॉर हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म्ड बार्स की अगर हम बात करें फॉर FE 415 ग्रेड द वैल्यूज गिवन अबोव शैल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8. तो वैल्यूज को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज को. नोट हम देखेंगे परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन स्लैब, ये हम इस कोड के अकॉर्डिंग क्लास 40.2.1.1 में देखेंगे. For solid slab, permissible shear stress in concrete shall be K tau C. The value of K जो होगी हमारे पास वो इस जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे. ठीक है. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है. तो इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट इन स्लैब के बारे में देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट कितनी हमने स्लैब में डालनी है. ठीक है. और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें. थैंक यू.